मैं आपसे स्टार्ट करूंगा रबिया साहिबा, इंसाफ माशरे में हो रहा है इस वक्त? मैं बड़ा ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है ये। देखिए, इस वक्त जितना मुल्क में क्राइसिस है उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुल्क के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम है वो बहुत तनज़ुली का शिकार है। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि कई दफ़ा हमें देखें तो लगता है कि कोई सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनकी एक बुनियादी वजह ये जुडिशल सिस्टम है और इसकी बहुत ज़्यादा इसमें उसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। बहुत कुछ करना पड़ेगा तब ये सिस्टम इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, अदरवाइज़ तो हम बहुत परेशान हैं। वो जैसे जस्टिस शाहिद करीम का फैसला आया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का आया, मतलब दे ट्राई टू करेक्ट द थिंग्स, वो होता है, लेकिन उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं है कि उनके फैसलों पे उस तरह से मेनुआन अमल होगा या उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन चलना चाहिए। देखिए, यही तो एक प्रॉब्लम है कि जो अच्छे जजेस हैं, जो क्रेडिबल जजेस हैं, जिनका कोई कैरेक्टर है, जो डिलीवर करना चाहते हैं, उनको खुद बड़े मसाइल हैं आपकी जुडिशरी के अंदर। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरह जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला आया। इसके अलावा भी जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जस्टिस अतर मनिल्ला है या बाकी जो जजेस हैं, इस्लामाबाद के जजेस जिस तरह खड़े हुए। लेकिन मसला ये है कि ये सारा कुछ वही उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जुडिशल सिस्टम जो है उसको किन किन मसाइल का मतलब वो शिकार है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, बहुत बड़ी एक कॉन्शियस एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जो कंसर्न क्वार्टर्स है, जो कंसर्न कॉर्नर्स है। और इसके लिए जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जब तक पाकिस्तान के अंदर वो नहीं होगा, मैं समझती हूँ कि जुडिशरी जो है उसके अंदर जो हम समझते हैं कि चीज़ें तब्दील लाने की ज़रूरत है वो भी नहीं आएगी। और जब तक जुडिशरी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकते। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने एक दो मामलात को उठाया तो उनके ऊपर रबिया बाजवा साहबा ये इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए कि पहले इनके ऊपर ये केस था, ये इन्होंने ये मुराद ली थी या ये वजह जिसकी वजह से ये मतलब उनको टाइटल दे दिया, इमरानदार हो गए और वो एक पार्टी का साथ उनके ऊपर ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट में अब जो अगले चीफ जस्टिस के लिए मामला होना है वो नाम अभी से सामने आने शुरू हो गए। देखिए, बात ये कि पहले मैं उनकी बात पे जो पहले चल रही थी उस पर सिर्फ एक दो कमेंट्स करूंगी कि पहले उन्होंने फरमाया कि इंस्टीट्यूशंस की बात और ये इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। तो बात ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशंस बनने नहीं दिए गए और उसी कश्मकश में जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब ये सारा सिस्टम एक्सपोज हो गया। पहले था ना कि एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी, अब इस वक्त जो डिवीजन है वो बड़ी खुशाइंद है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा ख्याल है जो एक अवामी जद्दोजहद जो थी वो एक अब फैसला कुन मोड़ पर आ गई है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपने बात की सीनियरिटी के हवाले से, तो अगर इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं तो फिर वो इसी तरह बनते हैं कि ABC जो भी आए, हमें किसी इंडिविजुअल से कोई गर्ज नहीं है, जो भी जिसकी बारी बनती है जिसका उसको चीफ जस्टिस या एलिवेशन होनी चाहिए और बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी बात होती रही हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारे मुतालबात भी रहे हैं कि अगर आप करना चाहती फिर उसको स्ट्रक्चर करें। जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई आपने आज तक जुडिशरी पूरी दुनिया को, आप पूरे पाकिस्तान को जजमेंट्स देते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी जजमेंट्स देते हैं, क्यों आपने आज तक अपनी इंडक्शंस के हवाले से ऐसे क्लियर रूल्स नहीं बनाए कि इन हालात में इस तरह की इंडक्शंस होनी चाहिए, इस तरह जो भी मेरिट और क्राइटेरिया है। दूसरी बात, हम दो चीज़ों को इंटरमिंगल नहीं कर सकते। एक है बेसिक अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी के अंदर, उनके ऊपर भी हम हमेशा बात करते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि वो भी दुरुस्त नहीं होती। और दूसरी बात है एलिवेशन की। जब एक जुडिशरी के अंदर एक जज बैठा हुआ है तो मेरा ख्याल है कि फिर सारे जजेस बराबर ही हैं। जब एक बैठा हुआ जिसकी बारी आप उसको बड़ी दफा ये हुआ है ना कि आपने इसको एलिवेट किया तो उस पे लग गया कि ये फलां बंदे ने। अच्छा, साकिब निसार साहब आप देख लीजिए, पुरानी मिसाल आपको एक दे रहा हूं, फिर उसके बाद वो कैसे खिलाफ हो गए थे नवाज शरीफ साहब के, और उन पे क्या था कि ये साकिब निसार साहब को नवाज शरीफ साहब ने प्रमोट करवाया। ये भी हम तो फिर अगर कोई अपना माइंड इस्तेमाल करके आगे फैसले करता है, मामला करता है, तो फिर ये इल्जामबाजियां भी नहीं ना। देखिए, अगर कोई गलत फैसला करता है उसके लिए आपके पास पूरी कार्रवाई आप कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। दूसरी बात है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इनका रिकॉर्ड के ऊपर है कि इनका जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे, इनके वो लेटर्स भी मौजूद हैं कि जो जुडिशल कमीशन को लिखते रहे कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह एलिवेशन जो हैं वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल के ऊपर इनका मौकफ तब और था, आज इनका मौकफ क्यों तब्दील हुआ। असल बात तो सोचने की ही है। फिर आपने जस्टिस अतर मनिल्ला की बात की, हम आज इसलिए उनके जो नोट है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, उसके ऊपर जो उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अवाम को डिसफ्रेंचाइज किया गया। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बात है। आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो आप किस तरह, इलेक्शन कमीशन कौन होता है और इलेक्शन कमीशन ने क्यों गलत इंटरप्रिटेशन की। मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वो तमाम केसेस जो हैं वो बेसिकली PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं है, वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इजाफी नोट काजी साहब की तरफ से आ जाना चाहिए था, उन्होंने फैसले
में खुद लिखवा देना। मैं एक बात करती हूं, वो कह रहे थे कि मेरे फैसले मैं ये कहती हूँ कि वो केसेस आपकी बड़ी मासूम ख्वाहिश नहीं, एक सेकंड, वो केसेस पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुकदमा है जिसके ऊपर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बिल्कुल लॉजिकल बात की। और दूसरी बात, आर्टिकल 187 का मतलब है कि जो जस्टिस फाइज ईसा भुट्टो को आज रेफरेंस में उन्होंने अपने तौर पर इंसाफ देने की कोशिश की, ये कॉस्मेटिक जस्टिस है। हम कॉस्मेटिक जस्टिस से निकल के सब्सटेंशियल और कंप्लीट जस्टिस की तरफ अगर आना चाहते हैं तो ये वो मुकदमा है, और वो बिल्कुल दुरुस्त है। इंटेलेक्चुअली भी उन्होंने बहुत दुरुस्त बात की, और ये तमाम मुकदमात को इकट्ठा सुना जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ मिल सके। नहीं सर, इंसाफ अवाम को मिले। उसके अलावा जो इस वक्त कल जामी साहब जो बजट पास हुआ है, मतलब उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि आपके हालात ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से जी हम डिफ़ॉल्ट से बच गए, फिर उसके बाद IMF की कई शर्तें आपको माननी पड़ेंगी, वो हो गया सारा कुछ। अच्छा, अपने ऊपर कुछ नहीं लगाया, तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली हैं, मुराद अपनी बढ़ा ली हैं, और हर जगह के ऊपर अपने आप को सब्सिडीज उसी तरह से बरकरार हैं जैसे पहले थी। मैं अर्ज़ करूँ मालिक साहब से इजाज़त के साथ, आलिजा अभी 2 या 3 रोज़ पहले जो पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के ऊपर स्टोरी आई है, हमारी कुलीगा आमना अली उन्होंने स्टोरी छापी, मैंने उसकी तहकीक भी की। यानी हर साल कम से कम 1.5 अरब रुपया जो है ना पार्लियामेंट लॉजेस की तज़ीन व आराइश के लिए दिया जाता है। CDA ने मांग की, बताया गया एक कमेटी है हाउस की, सेनेटर्स की, जो पार्लियामेंट लॉजेस के मामलात को हाउस को डील करती है, और उसमें MQM भी तमाम सियासी जमातें भी हैं। उस कमेटी ने ये शिकायत की कि जनाब अली पर्दे चेंज होने वाले हैं, कुशन्स जो है ना सोफ़ों की वो रंग फीका पड़ गया है, और जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है, एक मौजूद सेनेटर ने कहा वो ठीक नहीं है, वो दीमक ज़्यादा है, उसको चेंज किया जाए। चूहे खत्म हो गए वैसे वहाँ पे? चूहे भी हैं, दीमक भी है। और एक मौजूद सेनेटर ने उस कमेटी में ये कहा कि जनाब अली मुझे ये लगता है कि कुछ जो स्वीट्स हैं वो UAE और VIP हैं, और कुछ जो है वो फ़कीर लोगों के हैं, तो ये तफरीक ख़त्म की जाए। इसके पैरेलल 8.6 अरब रुपया लग चुका है अभी तक नए पार्लियामेंट लॉजेस की तामीर हो रही है 104 स्वीट्स के ऊपर, और ये नया जो उन्होंने शोशा खड़ा किया उसके ऊपर CDA ने 69 करोड़ रुपया मांगा। मालिक साहब 69 करोड़ मांगा, बजाय इसके कि उसको 69 करोड़ दिया जाता वो 1.6 अरब रुपया दिया गया, और हर साल इसमें इजाफा होता है। यार ये आपका सेक्रेटेरिएट है लाहौर में, इसकी तमाम तर रेनोवेशन हुई है, बल्कि वो जो पुरानी टाइल्स लगी हुई थी अगले दौर की बहुत अच्छे लेवल की, वो उखेड़ के नई टाइल्स लगी हैं। आप कभी अपने PMLN के जो आपके बहुत सारे दोस्त हैं आप उनसे पूछिएगा, वो कहते हैं सानू तो कुछ नहीं मिलता, तो ब्यूरोक्रेट्स अपने आप से बहुत कुछ ला देंगे। ये एक कुर्सियां जामी साहब करोड़ों ये दो मिसालें आपने सुनी। अब मुझे आते हैं याद मुस्तफ़ा कमाल, चाहे उनकी सियासी मौजू जो भी हो, एक बड़ी अच्छी बात उसने की, उन्होंने कहा 78,000 अरब रुपया हमारे पर कर्जा है ना, 1,000 अरब रुपया मेरे मुल्क के सियासतदान इकट्ठा कर दें। नवाज शरीफ साहब रायवेंड कुछ हिस्सा बेचें, इमरान खान बनी गाला कुछ हिस्सा बेचें, जरदारी साहब बिलावल हाउस का एक हिस्सा बेचें, और तमाम जो सियासतदान मुल्क में हैं, पार्लिमान में हैं, ये अपनी अपनी जागीरों जायदादों से कुछ हिस्सा बेच के 1,000 अरब रुपया इकट्ठा करें। कोई फायदा नहीं। सुने ना, आवाम के सामने जब ये जेस्चर जाएगा ना, तब आवाम को यकीन आएगा कि वाकई हालात ख़राब हैं। लेकिन जेस्चर इज अदर वे अराउंड, जो मिसाल दे रहा हूँ पर्दे चेंज करने की, गद्दियाँ चेंज करने की, और ना इनमें से मुझे बताएं आप 60-65% वो हैं फार्मर्स हैं, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, गद्दी हैं उनकी, एक अरसे से चलते आ रहे हैं। ये कोई गरीब गुर्ब है, ये फाका कश लोग हैं, इनके पास पल्ले कख नहीं है कि इन्हें 5,000 लीटर पेट्रोल दिया जाए, इनको फ्री एयर टिकट्स दिए जाए। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये कहें कि मुल्क जिस हालात से गुजरा है हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबके पास फार्म हाउसेज भी हैं, हम सबके पास कोठियां भी हैं,